हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो क्या पढ़ा रहे थे, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट ग्लैंड्स हैं उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आप डाल लीजिए आप, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो हमारी 1 पेयर किडनी है, जो हमारी कितनी है, 1 पेयर किडनी है, उन किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में, कैसे ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से क्या लगी रहती हैं, 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यही क्या है आपकी, एड्रीनल ग्लैंड हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड हैं। कहाँ पर पाई गई हैं ये, दोनों जो किडनी है, किडनी के अपर पार्ट पर ये 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। कलर की बात करते हैं, अगर इसका कलर कैसा होता है, नहीं, ये येलोइश कलर की होती हैं। ये कैसी होती हैं, येलोइश कलर की होती हैं। ठीक है, हल्की येलोइश होती हैं। तो ये हल्की येलोइश कलर की जो हैं वो हमारी कौन सी हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अब इसकी ओरिजिन की बात करें अगर हम, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो ओरिजिन जो है इसकी वो है एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल। ठीक है, जो इसकी ओरिजिन है वो कैसी है, एक्टोमीजोडर्मल। देखिए, एक एक्टोडर्मिस होती है, दूसरी मीजोडर्मिस होती है और तीसरी एंडोडर्मिस होती है। तो इसमें 2 की ओरिजिन है, कैसी है, एक्टोमीजोडर्मल। अब इसको आप समझ लीजिए कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट बोला जाता है मेड्यूला, एक को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला, जो कि इनर पार्ट होता है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। इसका कैसा है, इनर रीजन है। और जो आउटर रीजन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कैसा है, आउटर रीजन है। जो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका लगभग 70 से 80% पार्ट जो होता है, 70 to 80% पार्ट जो है वो आपका कॉर्टेक्स का बना होता है, जो कि आउटर पार्ट है। और जो मेड्यूला है वो लगभग 20% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मेड्यूला होता है। यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके 2 फंक्शनल पार्ट हैं। एक पार्ट बोला जाता है क्या, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स है और ये क्या है, एड्रीनल मेड्यूला। हमने यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला इसलिए कहा क्योंकि अगर आप किडनी को पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एड्रीनल के ये पार्ट हैं तो इसको लिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हमारी, इसके बाहरी भाग होता है, और जबकि मेडुला पार्ट जो है उसका आंतरिक भाग होता है। कॉर्टेक्स रीजन लगभग 80% होता है और मेडुला लगभग 20% होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा कौन सा पार्ट था, एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट और दूसरा कौन सा है, एड्रीनल मेडुला पार्ट, है ना। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट है ये हमने अभी बताया कितने परसेंट होता है, 80% होता है। और इसकी ओरिजिन जो होती है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो कैसे होती है, मीजोडर्मल होती है। ये कैसी होती है, मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्मल होती है। और जो एड्रीनल मेडुला है इसकी जो ओरिजिन होती है वो आपकी एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। इसीलिए तो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसको हमने कहा एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, क्योंकि दोनों ओरिजिन है इसमें। जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है वो मीजोडर्मल होता है, उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, और एड्रीनल मेडुला पार्ट है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। इसीलिए पूरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एक्टोमीजोडर्मल पार्ट है ये। ठीक है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो भी हार्मोन सेक्रीशन है या इस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन है
उस हार्मोन का नाम क्या है? ACTH। अभी मैंने बताया था ACTH। ACTH का मतलब हो गया एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यही था ना। वो कहाँ से सेक्रीट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हो रहा था भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ACTH हार्मोन था कि नहीं? तो वो हार्मोन जो है वो क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है कि ये पार्ट अपने हार्मोन्स का सेक्रीशन करे। ठीक है, अभी इससे कौन से हार्मोन सेक्रीट होंगे वो बताएंगे, लेकिन इसको स्टिमुलेट करता है कौन सा? ACTH हार्मोन, जो कहाँ से सेक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। कौन से लोब से? एंटीरियर लोब से सेक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं ACTH। और ACTH क्या करता है, किसको स्टिमुलेट कर देता है? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को, कि अपने भाई हार्मोन सेक्रीट करिए। ठीक है, कौन से हार्मोन सेक्रीट होंगे अभी बात करेंगे, लेकिन इसको समझ में आ गया। इस पार्ट को कौन कंट्रोल करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हार्मोनल नियंत्रण होता है इसका। कौन सा हार्मोन करता है नियंत्रित? ACTH कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट है, यानी जो एड्रिनल मेडुला पार्ट है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। तो मेडुला पार्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, यानी ब्रेन, उससे कंट्रोल होता है। तो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन से होता है और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से होता है ना। तो यहाँ पर हमको न्यूरल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो ये जो पार्ट है ये कंट्रोल होता है ACTH से, और वो कंट्रोल होता है किससे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो उसके द्वारा एड्रिनल मेडुला पार्ट जो है वो कंट्रोल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात आगे करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट जो है, इससे 3 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। 3 ग्रुप में जितने भी एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहली कैटेगरी है उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा है सेक्सकॉर्टिकॉइड। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको बांट लिया। जितने भी हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से निकलते हैं, उन हार्मोन्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा कौन से होते हैं? सेक्सकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड टाइप का हार्मोन है, जो कहाँ से सेक्रीट हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट। किसके? एड्रिनल ग्लैंड के। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, उनमें एक हार्मोन है कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो अगर आपसे एल्डोस्टेरॉन के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? कि ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड टाइप का हार्मोन है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से साबित होता है। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट किस ग्रंथि का है? तो एड्रिनल ग्लैंड का है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने कौन सा लिख लिया? एल्डोस्टेरॉन। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कॉर्टिसोल। कौन सा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। ठीक है, अगर हम सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन की बात करते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन इससे हार्मोन निकलता है वो होता है DHEA। कौन सा? DHEA। DHEA का मतलब होगा डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्ट्रोम। ठीक है, क्या कहेंगे हम? डिहाइड्रो एपी एक्टो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एपी एक्टो नहीं, एंडोस्टेरॉन नाम बड़ा है थोड़ा। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। ठीक है,
ये नाम होता है DHEA, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। इसके अलावा कुछ मात्रा में सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स में कुछ मात्रा में, यानी कि बहुत कम अमाउंट होती है इनकी, जो आगे हार्मोन में बता रहा हूँ। एक होता है इसमें एस्ट्रोजेन, कौन सा? एस्ट्रोजेन। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से हार्मोन बताया? एक हमने एस्ट्रोजेन, दूसरा बताया प्रोजेस्टेरॉन, और एक होता है एंड्रोजेन, एंड्रोजन हार्मोन। ये 3 हार्मोन हैं, ये भी यहाँ से सेक्रीट होते हैं, लेकिन इनकी बहुत ही कैसी होती है, लेस अमाउंट होती है ना, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं वो गोनट्स से ज़्यादा सेक्रीट होते हैं, टेस्टिज और ओवरीज से, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी अमाउंट निकलती है लेकिन बहुत कम होती है। बात समझ में आ गया? ठीक। लेकिन यहाँ पर जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन मेन है वो कौन सा है? डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, ठीक है। अब फिर से समझ लो, जो एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से 3 ग्रुप के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल मैंने, जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कौन सा है? कॉर्टिसोल। और इसका कौन सा है? डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये DHEA। तो ये 3 हार्मोन जो हैं वो हमको यहाँ पर किस में पढ़ने हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से निकलते हैं। अब बात आती है एड्रिनल मेडुला पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा? एड्रिनल मेडुला पार्ट, एड्रिनल मेडुला पार्ट। एड्रिनल मेडुला पार्ट से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से पार्ट से? एड्रिनल मेडुला पार्ट। और इस एड्रिनल मेडुला पार्ट से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन। कौन सा? एपिनेफ्रिन। और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन। जो ये एपिनेफ्रिन है, इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। जो एपिनेफ्रिन है उसी को हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है इसको हम बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। जनरली जो नाम आते हैं वो ये वाले आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ना आकर बल्कि क्या आते हैं आपके? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इनके बारे में हमको पढ़ना है अभी। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी, इसको कई नाम से जाना जाता है। एक नाम तो इसका क्या है? एक नाम तो इसका है, लिख रहे हो आप लोग क्या? थोड़ा सा इधर देख लो फिर लिखना है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के कई नाम हैं। एक नाम है इसका 4S ग्लैंड, इसको हम क्या कहेंगे? 4S ग्लैंड कहेंगे। एक नाम है इसका 3F ग्लैंड। कौन सा? 3F ग्लैंड। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। एक नाम इसका हो गया क्या? 4S ग्लैंड। दूसरा कौन सा हो गया? 3F ग्लैंड। तीसरा नाम है इसका है इमरजेंसी ग्लैंड। कौन सी? इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। पहला कौन सा नाम है इसका? 4S ग्लैंड। दूसरा कौन सा है बताओ? 3F ग्लैंड। और तीसरा कौन सा है? इमरजेंसी ग्लैंड। ये 3 नाम तो कम से कम याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। एक 4S ग्लैंड, दूसरा 3S ग्लैंड, तीसरा। अब 4S का मतलब समझ लो क्या होता है। यानी कि ये बेसिकली 4 चीज़ें जो है वो कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है। एक का मतलब हो गया, एक S का मतलब हो गया शुगर। क्या चीज़? शुगर, ठीक है। दूसरा सॉल्ट, दूसरी चीज़ क्या है? सॉल्ट। पहला क्या हो गया? शुगर। दूसरा क्या हो गया? सॉल्ट। तीसरा सेक्स। और चौथा जो है वो स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम लिख सकते हैं।
तो 4S हो गए। पहली चीज क्या कंट्रोल करता है ये बॉडी में, शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरा ये जो सॉल्ट लेवल है, जो सॉल्ट बैलेंस है उसको मेंटेन करती है। और तीसरा क्या है कि सेक्स हार्मोन्स भी निकल रहे थे, आपने वहां देखा था। और चौथा क्या है कि स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो इसीलिए इसको हम 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 3F की अगर हम बात करें कि 3F का मतलब क्यों है, तो इमरजेंसी पीरियड में तीन चीजें हैं, फाइट, फियर, कहीं कहीं पर फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट लिखा होता है, ठीक है। आप फाइट, फियर एंड फ्लाइट लिख सकते हो। तो ये 3F जो हैं, ये इमरजेंसी के समय हमको इन्हीं की जरूरत पड़ती है। या तो हम लड़ेंगे, या फिर डर जाएंगे, या फिर भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम FFF, फाइट, फियर एंड फ्लाइट भी कह सकते हैं। या इसको एक ऐसे कर सकते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हिंदी में कहते हैं लड़ो, उड़ो और भागो, ठीक है। यही काम इमरजेंसी के समय हम करते हैं, लड़ते हैं या फिर उड़ जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, है ना। तो लड़ो, उड़ो और भागो। तो इसीलिए इस ग्लैंड को एक नाम दिया गया, क्या, 3F ग्लैंड। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इमरजेंसी के समय इस ग्लैंड की जरूरत पड़ती है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो हमें इमरजेंसी से बाहर निकालते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। दूसरा इसका एक नाम और है, और वो हमारा है लाइफ सेविंग ग्लैंड। कैसी? लाइफ सेविंग ग्लैंड। इसी को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि, ठीक है। लाइफ सेविंग ग्लैंड का मतलब क्या हो जाएगा, जीवन रक्षक ग्रंथि। इसी का नाम है लाइफ सेविंग ग्लैंड, यानी कि जीवन रक्षक ग्रंथि। एक इंजेक्शन दिया जाता है, लास्ट स्टेज होती है जब कोई व्यक्ति के सारे ट्रीटमेंट हो जाता है, उसमें लगता नहीं, तो लास्ट उम्मीद जो होती है वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसके। तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन सा इंजेक्शन होता है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाता है। वो लगने से अगर हार्ट बीट चली गई तो आ सकती है, मतलब लास्ट वही होता है, 6 से 7 लाख का एक इंजेक्शन आता है वो। तो वो लास्ट में दिया, उसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन कहते हैं। लाइफ सेविंग इंजेक्शन, उसमें होता क्या है, एक हार्मोन होता है, वही हार्मोन सीधे सीने में इंजेक्शन से लगा दिया जाता है, और जैसे ही लगता है वैसे ही अगर वो हार्मोन एकदम से काम करेगा, तो अगर थोड़ी बहुत बची होगी तो आ जाएगी, जैसे पिक्चरों में अक्सर होता है, ठीक है। तो वो लाइफ सेविंग ये ग्लैंड कही जाती है। तो 4 नाम, पहला कौन सा, 4S ग्लैंड, दूसरा 3F ग्लैंड, तीसरा इमरजेंसी ग्लैंड, और चौथा कौन सा नाम याद रखेंगे, लाइफ सेविंग ग्लैंड। किसको कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप चाहें तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं पीछे से एड्रिनल ग्लैंड के, क्या लिख सकते हैं। पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा, इसकी पोजीशन आप लिख देंगे। पोजीशन क्या लिख देंगे बताओ, हाँ लिख सकते हैं, अबव सरफेस ऑफ किडनी, है ना। यानी कि ये जो ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, वो किडनी के ऊपरी सतह पर व्यवस्थित होती है, ठीक। हल्की कैसी होती है, येलोइश होती है। अब इसका आप ओरिजिन लिख देंगे, इसकी ओरिजिन क्या होती है, एक्टोमीजोडर्मल होती है। फिर उसके बाद इसका वेट लिख सकते हैं कि कितने, 4 से 6 ग्राम। आप ये डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला रीजन कहते हैं। इसके बाद इससे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है, मैंने आपको एक बताया, एड्रेनलिन हार्मोन। अच्छा बताओ, एड्रेनलिन हार्मोन कौन से भाग से निकलता है, मेडुला या कॉर्टेक्स पार्ट से। तो एड्रेनलिन हार्मोन किससे निकलता है, मेडुला से निकलता है ना। कॉर्टिसोल किससे निकलता है, कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन भी कैसे, कहाँ से निकलता है, कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। और आपका डिहाइड्रो एफिनेफ्रोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, DHEA, ये भी आपका किससे निकलता है, कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। और ये कैसा है, सेक्स कॉर्टिकॉइड है, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। इतनी चीज आप समझ में आ रही ना कि ये हार्मोन्स हैं आपके। अब पहला हार्मोन डाल लीजिए आप, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। पहला कौन सा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन,
लिख लिया। पहला कौन सा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। पहला पॉइंट इसमें यही लिख लेंगे, दिस हार्मोन सेक्रीज फ्रॉम मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होता है। मेडुला भाग से स्रावित हो सॉरी कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है कि नहीं? एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे थे हम लोग। अब एक बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मैंने हिंदी में नाम तो लिखा था इसका, भूल गया मैं। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको कहते हैं? हम एल्डोस्टेरोन को कहते हैं। अब इसका फंक्शन लिखेंगे, इसका फंक्शन है क्या और क्यों इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। सॉल्ट्स को रिटेन यानी बचाए रखने में ये मदद करता है। सॉल्ट्स कहाँ से बाहर निकलते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूरिन, यूरिन से बाहर निकलते हैं। तो ये क्या करता है कि डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, वहाँ पर क्या करता है कि सोडियम सॉल्ट्स को ये फिर से कहाँ खींच लेता है? यूरिन से बाहर निकाल लेता है ना। यानी कि बॉडी में या ब्लड में सोडियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा ये। ठीक है, और इसी के अपोजिट ये क्या करता है कि उसी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये पोटेशियम आयन को रिलीज कर देता है। ठीक है, यानी कि बॉडी में पोटेशियम आयन को लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि वो यूरिन में छोड़ देता है तो यूरिन से पास आउट हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात हो गई कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उन सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन करने में, उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। अब इसका हाइपोसेक्रीशन होगा और क्या होगा? हाइपर सेक्रीशन, है ना। इस हार्मोन का हाइपो और हाइपर सेक्रीशन होगा। अब पहली बात सोचो, अगर हाइपोसेक्रीशन यानी कि ये कम निकल रहा है तो क्या होगा कि बॉडी में सोडियम आयंस जो हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? अगर इसका हाइपोसेक्रीशन हो रहा है तो बॉडी में सोडियम आयन की मात्रा कम होगी कि ज़्यादा होगी? बताओ। कम हो जाएगी, क्योंकि इसका काम है सोडियम आयन को खींच के रखना, है ना। और जब ये नहीं होगा तो सोडियम आयन कम ब्लड में होंगे, तो इसका मतलब सोडियम का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो हाइपोसेक्रीशन में क्या होगा कि जब इसका हाइपोसेक्रीशन होगा तो बॉडी में सोडियम आयन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा और सोडियम आयन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा और पोटेशियम आयन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। और इस कंडीशन को, इस डिजीज़ को कहा जाता है एडिशन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन डिजीज। तो इसके हाइपोसेक्रीशन से क्या होगा? एडिशन डिजीज हो जाएगी। ठीक है, एडिशन डिजीज हो जाएगी। किससे होगी? इसमें होगा क्या बताओ? इससे बॉडी में क्या होगा कि सोडियम आयन जो हैं ये कम हो जाएंगे और पोटेशियम आयन जो हैं ये अधिक हो जाएंगे। इनकी मात्रा कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और इस कंडीशन को, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एडिशंस डिजीज। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एडिशन डिजीज जो है वो कब होती है? तो हम कहेंगे कि जब हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका अल्पस्रावण होता है। अल्पस्रावण का मतलब उसकी कमी होती है, या हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर हाइपर सेक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा? तो हाइपर सेक्रीशन में क्या होगा कि बॉडी में सोडियम आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, और पोटेशियम आयन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और इस
प्रकार की डिजीज को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। क्या कहते हैं हम? कुशिंग डिजीज, है ना। इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये क्या करेगा? शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। जैसे कि हम कई दिनों तक जब व्रत रहते हैं या हम जो है फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो कम होने लगती है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि लिवर में जो ग्लाइकोजन है, लिवर में क्या होती है? ग्लाइकोजन। मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजन जो है वो लिवर सेल में स्टोरेज फूड होता है हमारा। तो ये जो ग्लाइकोजन है इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी और ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा। किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ये बॉडी में जब शुगर लेवल डाउन होता है, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं या लंबे समय तक हम खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो डाउन होने लगेगा, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो अब इस ग्लूकोज की भरपाई करने के लिए ये क्या करता है कि जो लिवर में ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये कई तरह की प्रोसेस होती हैं। तो ये आप रेस्पिरेशन में हम आपको थोड़ा बता देंगे। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? ग्लूकोज में, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेनक्रियाज ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की, ओनली वन मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है ये हमारे बॉडी की। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इसके एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दोनों स्रावित होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो दोनों स्रावित होते हैं इससे, इसीलिए इसे शरीर की क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। पहले किस किसने पढ़ी थी? आपका क्या नाम है? सबसे किनारे आप ही बोतल रखी है रेड कलर की। हाँ, आप ही। आपका नाम क्या है? अनुज। अनुज बताओ, आपने पेनक्रियाज को पहले पढ़ा था ना? अच्छा, पेनक्रियाज की पोजीशन बताओ क्या होती है, यानी कि पेनक्रियाज जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है? पोजीशन क्या है पेनक्रियाज की, या हम कहें इसकी लोकेशन क्या है? कहाँ पर लोकेट होती है ये नहीं पता कि जगह राइट साइड में होती है। राइट तो यहाँ से लेकर नीचे तक ये इधर का राइट ही है सब। ठीक है, देखो बिल्कुल क्लियर पोजीशन समझो आप। एब्डोमेन में है, एब्डोमेन का मतलब क्या हुआ? उदर भाग में है। ये थॉरेक्स पार्ट होता है, ये हेड रीजन होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये एब्डोमेन में है यानी कि उदर भाग में है। तो पहले ही तो बात यही है, पोजीशन कैसे हो गई इसकी? उदर भाग में है। उदर भाग का मतलब हो गया एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में है ये। अब एब्डोमेन में है कहाँ? एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है कि ये तो हमारा स्टमक है, उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर पार्ट है, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, सबसे दूर वाला कौन सा होता है? इलियम, बीच वाला भाग जेजुनम और सबसे ऊपर वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डियोडिनम। इसको हम क्या कहते हैं? डियोडिनम पार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डियोडिनम कहते हैं। तो डियोडिनम पार्ट जो है, इस डियोडिनम पार्ट में एक ओपनिंग होती है राइट हैंड से, एक डक्ट निकल कर आती है जो कि इसमें ओपन होती है, और वो डक्ट जो होती है वो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। यही क्या डक्ट है हमारी? पेनक्रियाटिक डक्ट है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आई है? एक ग्लैंड होती है
जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। इसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। तो ये ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज ग्लैंड है। ठीक है। बॉडी की एक कैसी है ग्लैंड? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन होता है। ठीक है। वैसे जो ग्लैंड्स हैं या तो एंजाइम्स का सेक्रीशन करेंगी या हार्मोन्स का सेक्रीशन करेंगी। तो जो एंजाइम्स का सेक्रीशन करती हैं वो होती हैं एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं वो होती हैं एंडोक्राइन। लेकिन ये दोनों काम करती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों सेक्रीट करती है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक पार्ट जो होगा वो एक्सोक्राइन नेचर का होगा और एक पार्ट जो होगा वो एंडोक्राइन नेचर का होगा। अब चूंकि एंडोक्राइन नेचर, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे, तो इसके एंडोक्राइन समझिए। इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में कुछ कोशिकाओं का ग्रुप होता है, कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रुप में होती हैं, एक गुच्छे के समान ये सेल्स जो हैं वो लगी रहती हैं, और ऐसा लगता है जैसे समुद्र में कोई आइलैंड है। ठीक है, जैसे आप पानी में एक बीच में स्थलखंड को देखते हैं आइलैंड टाइप का, तो ऐसा ही ये हमको दिखता है कि बीच वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठा हुआ होता है ना। तो इसीलिए इनके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगरहैंस। क्या नाम था? लैंगरहैंस। इसलिए इनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको कहा जाता है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यानी कि हिंदी में कहेंगे कि लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, ये जो समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं कहते हैं। और यही जो ग्रुप है यही इसका एक एंडोक्राइन पार्ट है। इस ग्लैंड का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो यही होता है। यानी एंडोक्राइन पार्ट है तो इसका मतलब इसी ग्रुप के द्वारा हार्मोन्स का सेक्रीशन होगा। ठीक है। तो जो लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यानी कि लैंगरहैंस की जो दीप कोशिकाएं हैं, दीप कोशिकाएं हैं, इसमें दो तरीके की सेल्स को आप समझिए। एक सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं? अल्फा सेल्स। और दूसरी सेल्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं बीटा सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं? बीटा सेल्स। तो जो लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं हैं, यानी कि जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, उस एंडोक्राइन पार्ट में दो तरीके की सेल्स हैं। एक होती हैं अल्फा सेल्स और दूसरी क्या कहलाती हैं? बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं यानी अल्फा टाइप की सेल्स हैं, इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन। ठीक है। और जो बीटा सेल्स हैं इनसे जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ठीक है। तो स्पेशली ये पूछा जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सेक्रीट होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं में बीटा सेल्स के द्वारा सेक्रीट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रीट करती हैं और जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये शुगर लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ने नहीं देता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता है, सामान्य रखने की कोशिश करता है। और सामान्यतः जो है, यानी कि जनरली सामान्यतः जो ग्लूकोज लेवल है हमारे ब्लड में, ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना होता है? ग्लूकोज लेवल होता है लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक डेसीलीटर में 100 से 120 के बीच में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। लेकिन अब इसी लेवल को बनाए रखने का ये प्रयास करता है। अगर कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा आ जाएगा, तो ये ग्लूकोज को क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ये ग्लाइकोजन में। किस में? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर? लिवर में और मसल्स में। लिवर एंड मसल्स में स्टोरेज फूड है। ठीक है। लिवर और मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारा लिवर है, उसकी सेल्स हैं, उसमें ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फूड की फॉर्म में
कलेक्ट रहता है। बात समझ में आ गया कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, ये ग्लूकोज को इकट्ठा करके पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में सामान्य हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी हाइपोसेक्रीशन हो, इसका कैसा हो, हाइपोसेक्रीशन हो, यानी कि इसकी मात्रा कम हो जाए। अगर हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन का सेक्रीशन कम कर दें, इंसुलिन शरीर में बनना कम हो जाए, तो फिर ये वाला काम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनी रहेगी, और ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा बनी रहेगी तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। क्या कहते हैं हम इसको, डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटस बोलते हैं उसको। तो डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, या तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा या ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो, यानी सामान्य न रहकर या तो सामान्य से ज़्यादा होगा या सामान्य से कम होगा। जब ग्लूकोज का लेवल सामान्यतः ब्लड में ज़्यादा रहने लगता है तो उस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ मिलाइटस के हैं। किसके हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस के हैं। बात समझ में आ गया। दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की है, या हम कहेंगे कि हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो शरीर में जब इंसुलिन नहीं बनता है तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, और ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, इंसुलिन जो है वो क्या कर रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, बताओ, लिवर में और मसल्स में स्टोर रहता है। अब दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी आ गई कि आपने ग्लूकोज लेना जो है वो फूड में कम कर दिया, आप नवदुर्गे के व्रत रहने लगे और बिल्कुल कुछ खाना पीना, तो बाहर से जब हम ग्लूकोज नहीं लेंगे तो जब तक ग्लाइकोजन है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कम होता है, हमारी जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन को सेक्रीशन शुरू कर देती हैं, और जैसे ही ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रीट होता है वैसे ही क्या होगा कि लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लाइकोजन जो है वो फिर से टूटकर क्या बनाने लगेगा, ग्लूकोज बनाने लगेगा। लिवर में जो ग्लाइकोजन कलेक्ट है वो फिर से टूटकर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फिर से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रुधिर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता है, और ये हार्मोन क्या होगा कि रुधिर में ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं होने देगा। बात समझ में आ गई। और अगर हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई या डिस्फंक्शन हो गई, वो काम सही से नहीं करेगी, तो इन हार्मोन्स का सेक्रीशन जो है वो नहीं होगा। सेक्रीशन नहीं होगा तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इंसुलिन की कमी से हमको डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाएगी। लेकिन अगर ग्लूकागॉन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ग्लूकागॉन की कमी हो गई तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। तो उस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मिलाइटस, तो दो तरीके की डायबिटीज़ होती है। एक कौन सी होती है, मिलाइटस, और दूसरी कौन सी होती है, इंसिपिडस। इंसिपिडस लोगों में कम देखने को मिलती है, खाते तो रहते ही हम लोग, ठीक है, कुछ भी खाओ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत रेयर केस में, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, अगर कोई इंसिपिडस का पेशेंट है तो उसमें ग्लूकोज का लेवल अचानक डाउन होगा, और ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी बॉडी में। एनर्जी नहीं होगी तो एनर्जी से जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर, पहले हार्ट अटैक आएगा फिर आदमी निकल लेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है कंपैरिजन किसके, डायबिटीज़ मिलेटस के। मिलेटस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, जीभ पे कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि नहीं खाएंगे हम भगत का गाजर का हलवा, ठीक है, नहीं खाएंगे मीठी चीज़, तो मीठी चीज़ अवॉइड करेंगे, कार्ब्स अवॉइड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा अवॉइड करेंगे,
तो फिर ये हमारा लेवल जो है हम अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं, या डेली एक्टिविटीज़ हम अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, तो मिलाइटस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब इंसिपिडस है तो वो अचानक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल, तो जब तक आप खाओगे चीज़ें तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज तो होती नहीं है, वो क्या होंगे कि आप खाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा, तब तक हम डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि इंसिपिडस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके मिलेंगे आपको? डायबिटीज़ मिलाइटस के। आपने अक्सर देखा कि ग्लूकोज ज़्यादा होता तभी तो डायबिटीज़ होती है हमको। ज़रा सोचिए आप, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तभी तो हमको डायबिटीज़ मिलाइटस हो रही है। तो ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा बननी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा बननी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो बहुत आलसी होते हैं, उन्हें नींद आती रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, यानी एनर्जी नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज तो यूरिन के जरिए बाहर जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या क्या कमी हो जाएगी बताओ? ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, यानी जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, इसका जब ये सब बाहर ही निकल जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है तो बनता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस एनर्जी। तो न H2O की भी कमी हो जाएगी बॉडी में और ऊर्जा की भी कमी हो जाएगी, यानी कि पानी और ऊर्जा की शरीर में कमी हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनके गला ज़्यादा सूखता है पानी पीने का उनका, क्योंकि पानी का क्या हो जाता है? कमी होने लगती है। तो आप ध्यान रखना, डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो उसमें ऊर्जा, ग्लूकोज का तो लेवल हाई होगा, है ना, लेकिन एनर्जी का लेवल लो होगा और वाटर लॉस होगा बॉडी से, ठीक है। ऐसे पेशेंट होंगे, उन्होंने ऊर्जा जो है वो कम होगी। थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा सा लिखना है, ज़्यादा है नहीं। आपको मैंने थाइमस ग्लैंड के बारे में ये बताया था कि थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, हार्ट के पास, यानी बिल्कुल थॉरेक्स रीजन में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हमने कहा थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द हार्ट विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज मेंटेन्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बनाए रखने में ये वाली ग्लैंड जो है वो मदद करती है, ठीक है। हमारे शरीर में किसको बनाए रखने की कोशिश करती है, किसको मेंटेन करती है? इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसीलिए इसे किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम बोला जाता है। किस ग्लैंड को? थाइमस ग्लैंड को, ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड के बाद लिखिए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस वो नोट करने हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये कहाँ पर है? ये ब्रेन पीरियड में, ब्रेन पार्ट में है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। फॉर ब्रेन जो होता है, तीन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फॉर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन का मतलब होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो जो ये फॉर ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पर ये होती है, यानी कि हमारे अग्र मस्तिष्क के ऊपर ये स्थित होती है, ठीक है। देखो यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपर स्थित होती है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन। देख लिया? देखिए, दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ द ब्रेन। थर्ड आई ऑफ द ब्रेन, इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है। देख लिया? पीनियल ग्लैंड पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। अंधेरे में या कम प्रकाश में यह अधिक सक्रिय होती है।
आपकी लिखी हुई इंग्लिश में, हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज अफेक्टेड बाय लाइट, इट्स सेक्रीशन इज मोर इन लो लाइट एंड लेस इन इंटेंस लाइट। ठीक है, क्या लिखा? कम प्रकाश में यह अधिक सक्रिय होती है, जबकि अधिक प्रकाश में यह कम सक्रिय होती है। यह कम सक्रिय होती है। लिख लिया? इससे निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, इससे निकलने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन, स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। लिख लिया? स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन, यह हार्मोन हमारी दैनिक क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं जैसे सोना, जागना, तथा महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करता है। इसलिए इस ग्रंथि को इसलिए इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अवर बॉडी, शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड बताओ कहां पर प्रेजेंट है? नेक रीजन में है। जो थायराइड होती है उसी थायराइड में ही पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। थायराइड में ही क्या होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। ये येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, जो येलो इस कलर के दिख रहे हैं ये पैराथायरॉयड, थायराइड है ये, और इसी थायराइड में क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसका जो पीछे वाला भाग है उस पर ये प्रेजेंट होती है, यानी बैक जो पार्ट है उस पर प्रेजेंट। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। पहला पॉइंट लिख लो, यह थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग पर उपस्थित होती हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। लिख लिया? कहां पर उपस्थित होती हैं? दूसरा, इससे दो हार्मोन्स आप इंपॉर्टेंट इसमें लिख सकते हैं। एक होता पैराथार्मोन। वैसे जितने भी हार्मोन हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के, उन सबको मिलाकर हम कह देते हैं पैराथार्मोन। क्या कह देते हैं? पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है कि जो पीटीएच हार्मोन है वो करता क्या है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, यानी कि अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं है तो बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल पाएगा ना। तो अगर ब्लड में डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम है, यानी कैल्शियम की अगर कमी हो गई है, तो उस समय ये पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रीट होता है और जो भी फूड लेते हैं उससे कैल्शियम को खींचने का, एब्जॉर्ब करने का ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि हमको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम मिलता है जो भी हम फूड खाते हैं, फूड पीते हैं, दूध पीते हैं, है ना। तो वो जो फूड में कैल्शियम है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, या हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं पीटीएच। तो
तो अब अगर कैल्शियम होगा तो हमारे शरीर की क्या मजबूत होंगी? हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम से बनी होती हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना। स्पेशली जो हमारे बोन्स हैं, टीथ हैं, है ना, इनमें कैल्शियम के द्वारा फॉर्म होते हैं, कैल्शियम के द्वारा ये बने होते हैं। तो उस कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए, उस कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक बात समझ में हो गई? ये क्या करता है कि शरीर में कैल्शियम के लेवल को कम नहीं होने देता। शरीर में कैल्शियम के लेवल को क्या नहीं होने देता है? कम नहीं होने देता है। इतनी चीज क्लियर? दूसरा हार्मोन है इसमें कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? कैल्सीटोनिन। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल मानो बढ़ जाएगा, ठीक है, जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो डिसएसोसिएशन होने लगेगा बोन्स का, है ना, या बोन्स के ऊपर जो है वो कैल्शियम की परत बन जाएगी जिससे पेन होगा। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम जो जिस समय प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर किसी की बॉडी पे कहीं करते हैं तो उसको कुछ मेडिसिन ऐसी भी दी जाती हैं कि इस पे कैल्शियम का डिकम्पोजिशन ना हो पाए बोन्स के ऊपर। अगर कैल्शियम, मान लीजिए बोन्स ऐसे चल रही हैं, उस पर कैल्शियम जम जाएगा, तो कैल्शियम जम जाएगा तो बोन्स का मूवमेंट जो है वो कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। आपकी बोतल में पानी रखा क्या? रेड वाली में पी के दिखाओ जरा कैसे। ठीक है, पी लो कम से कम 2-4 घूंट। क्यों पीने के लिए कहा वो तुम समझते होगे, ठीक है। व्हेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज हाई। क्लास में सोना बहुत गलत है, हाँ, ध्यान से आते रहें। ऐसा क्यों होता है? पढ़ते हो रात में ज़्यादा देर या कोई और रीज़न है? 2 रीज़न होते हैं, या तो हम रात में जगे हों, हमारी नींद पूरी ना हुई हो, या सुबह नाश्ते में 6 पराठे खा के आए हों, ठीक है। तो जब 6 पराठे खाते हैं ना, तब भी जो है वो अंगड़ाते ही रहते हैं। इसलिए इस टाइम आया करो, कम खा के आए तो नींद नहीं आएगी। मौसम तो ऐसा है ही, अंदर ठंड लग नहीं रही है। तो दूसरा हमने कहा कैल्सीटोनिन। व्हेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज हाई देन दिस हार्मोन इज रिलीज। यह हार्मोन सेक्रेट होता है और ये क्या करता है कि कैल्शियम के लेवल को डाउन कर देता है, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों हार्मोन जो हैं वो यहाँ पर सेक्रेट हो रहे हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको पैराथायरॉयड हार्मोन को हम पैराथार्मोन भी कह सकते हैं। अब इसमें ये पैराथार्मोन जो पीटीएच हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को, दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट को। स्पेशली कैल्शियम के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें एक फॉस्फेट को भी लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन अवर बॉडी। तो डाल लीजिए, पहले ये लिख लीजिए पैराथायरॉयड में, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। पैराथार्मोन को हम और क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैराथार्मोन जो है या पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका एक नाम है कॉलिप्स हार्मोन। क्या कहते हैं हम इसको? कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। ये और नोट कर लेना, हाँ, कॉलिप्स हार्मोन। पैराथार्मोन को हम कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हाइपोसेक्रीशन होगा तो कौन सी बीमारियां होगी, और हाइपर सेक्रीशन होगा तो कौन सी बीमारियां होंगी? हाइपोसेक्रीशन हो गया, मान के चलो, जरा सोच के देखो, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन कर रहा है पैराथार्मोन। अब अगर इसका हाइपोसेक्रीशन हुआ, हाइपोसेक्रीशन का मतलब हो गया ये कम निकला, कम निकलेगा तो फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और नहीं फूड एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा कि नहीं? तो कौन कौन सी डिजीज जो है वो इससे हो जाती हैं? पहली डिजीज जो है इससे होती है टिटेनी, और इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इससे होगा क्या? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? इस डिजीज के सिम्टम ये है कि हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, यानी कि बहुत आराम से उठा नहीं पाएंगे, हाथ उठाने में दिक्कत होगी हमको, ठीक है। तो जो रिलैक्स होने की कंडीशन होती है मसल्स की वो कम, यानी मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है। मसल्स कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं।
तो इस डिजीज़ को बोलते हैं। जैसे व्यक्ति बिल्कुल ठीक है लेकिन क्या है कि हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आ जाती है। दूसरा क्या उसे इससे होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस पोर्स का मतलब होता है छिद्र, ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स। बोन्स में कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लगेगा। बोन्स जो है उनसे क्या है, कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लगेगा, जिससे उसमें छोटे छोटे बोन्स के अंदर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, और वो कैल्शियम जो है वो उनका कम होने लगेगा। ठीक है, यानी बोन्स पोरस हो जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस रोग को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला कौन सी डिजीज हुई, ठीक है, उसको हम हाइपोकैल्सीमिया भी कह देते हैं। और दूसरा कौन सा डिजीज हमने बताया इसे, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ कि जो हमारे बोन्स हैं उन बोन्स में छोटे छोटे पोर्स बनने लगते हैं, कैल्शियम कम होने लगता है और ईजिली जो है वो फ्रैक्चर्ड होने लगती हैं। ठीक है, जरा सा कुछ हो तुरंत क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। तो वीकनेस ऑफ बोन्स, यानी कि जो बोन्स हैं उनमें वीकनेस आ जाएगी। तो पूछा जाए आपसे कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को बैलेंस रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम किस हार्मोन्स की बात करेंगे, किस हार्मोन की बात करेंगे, तो वो हमारा हार्मोन कौन सा होगा, पैराथार्मोन होगा। ठीक है,